बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उसमें आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 218। सेक्शन 218 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें सर्विस ऑफ नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत सारे केसेस में एफबीआर के ऑफिसर्स के केस इस वजह से ख़राब हुए कि वो प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस नहीं हुई। एक बात तो एफबीआर ऑफिसर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है और दूसरा ये है कि बहुत सारे टैक्स पेयर के केसेस इस वजह से बन गए कि वो उनको नोटिस सर्व नहीं हुआ या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने उसको दिया नहीं, या फिर ऐसे हुआ कि उसका बैंक अटैच हो गया और बैंक से पैसे निकल गए कि वो नोटिस उसने रिसीव नहीं किया, अपना एड्रेस उसने चेंज नहीं किया। तो दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि एफबीआर के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए इस वजह से केसेस उनके उड़ जाते हैं कि प्रॉपर जी इसकी सर्विस नहीं हुई, तो केस उड़ने से बचने के लिए ये एफबीआर के ऑफिसर्स को ये चाहिए कि जो लॉ में बताया गया है सेक्शन 218 जो सर्विस ऑफ नोटिस के मुताबिक बताता है उसके मुताबिक आप नोटिस सर्व करें। और जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर के हवाले से ये देख लें कि ये इस तरह से आपको अगर सर्व करवा दिया नोटिस और फिर आप ये कहें कि मेरा जी बैंक अटैच कर लिया और बैंक खाली हो गया, तो फिर आपका वो लेम एक्सक्यूज़ है। आपको अगर ये नोटिस प्रॉपर सर्व होता है तो आपको उसका रिप्लाई देने चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे सुनने में आया है कि लोग ये कहते हैं कि कंसल्टेंट हज़रात जो उनके कहते हैं जी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस आ गया खैर है, दूसरा आएगा तीसरा आएगा फिर देखा जाएगा, उतनी देर में फ़ैसला आ जाता है और अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए ये सुने कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है। लॉ कहता है सब्जेक्ट टू सर्विस ऑफ नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स किस तरह से सर्व करने हैं। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एनी नोटिस ऑर्डर आर रेकोजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व ऑन द रेजिडेंट इंडिविजुअल अदर दैन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, कि जो भी आपने कोई नोटिस देना है या डॉक्यूमेंट्स के लिए रेकोजिशन देनी है जो किसी इंडिविजुअल को, ये बात हो रही है कि अदर दैन रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बल्कि इंडिविजुअल को देनी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी ट्रीटेड प्रॉपरली सर्व ऑन द इंडिविजुअल, तो फिर इस तरह से हो कि प्रॉपरली उस इंडिविजुअल को सर्व हो गया हो। इफ़ क्या है इसमें क्लासेस बताई गई हैं, पर्सनली सर्व ऑन द इंडिविजुअल आर इन केस ऑफ इंडिविजुअल अंडर द लीगल डिसेबिलिटी आर अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। एक तो ये है कि उसको पर्सनली सर्व कर दिया जाए बाकायदा इंडिविजुअल को, लेकिन अगर उसकी कोई लीगल डिसेबिलिटी है या वो नॉन रेजिडेंट है देन उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है अंडर सेक्शन 172 हमने पढ़ा है रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको सर्व किया जाए। क्लास बी है सेंट बाई अ रजिस्टर्ड पोस्ट आर कोरियर सर्विसेज टू द प्लेस स्पेसिफाइड इन क्लास बी ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ द इंडिविजुअल यूजुअल लास्ट नॉन एड्रेस इन द पाकिस्तान, या फिर ये है कि जो उसका नॉन एड्रेस था उसमें सर्व किया जाए पोस्ट के ज़रिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए या कोरियर के ज़रिए, जो कि उसने एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड नॉन एड्रेस दिया उस पर। क्लास सी है इसकी सर्व ऑन द इंडिविजुअल इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ द समन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। सीसीपी का जो एक समन प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के ज़रिए नोटिस को सर्व किया जाना चाहिए इंडिविजुअल को। तो ये तो इनकी 3 क्लासेस हो गई। और डी है इसमें सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल्स इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जैसे कि आपको भी पता है कि एफबीआर में अब ऑटोमेशन पे चला गया है, अब जो भी नोटिस बनता है वो ऑटोमेटेड वो टैक्स पेयर को चला जाता है, उसको मेल भी जाती है, सेल पे मैसेज भी जाता है और उसके इनबॉक्स में वो नोटिस चला जाता है। तो जो लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है उसके मुताबिक जो है वो भी सर्व होता है। तो ये अब 4 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए नोटिस सर्व होना चाहिए। इसका सब सेक्शन 2 है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डर ऑर्डिनेंस एनी नोटिस ऑर्डर रेकोजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व ऑन एनी पर्सन अदर दैन द रेजिडेंट इंडिविजुअल होम सब सेक्शन 1 अप्लाइज, कि अब बात हो रही है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जिस पे 1 सब सेक्शन अप्लाई होगा, अब उसके अलावा कोई बंदा है, उसके अलावा क्या है नॉन रेजिडेंट पर्सन है, एओपी है या कंपनी है, तो उनके लिए है फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी ट्रीटेड एज प्रॉपरली सर्व्ड
ऑन द पर्सन इफ़, तो प्रॉपरली सर्व्ड ऑन द पर्सन कैसे होगा ये भी बताया गया क्लासेज ए में। पर्सनली सर्व ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन, पहली तो बात है कि रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली सर्व किया जाए। दूसरा सेंट बाई अ रजिस्टर्ड पोस्ट आर कोरियर, ये अब एओपी कंपनी और नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए तो हमने पहले में कर दी। ये वही बातें हैं जो दोबारा रिपीट की जाती हैं। या फिर कोरियर सर्विसेज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस आर द एड्रेस ऑफ द सर्विस नोटिस अंडर द ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान, or where the person does not have such office address, the notice is sent by a registered post and office place of the business person in the Pakistan, कि अगर तो वो उसका एड्रेस जो है उस पे आपने भेजना है कोरियर सर्विसेज के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए, उस एड्रेस में पहुंचना चाहिए। इसी तरह है सर्व्ड ऑन द पर्सन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द सर्विस ऑफ द समन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपने CCP 1908 के तहत जैसे समन सर्व करवाया जाता है वैसे ही कराया जाएगा। ऐसे ही सर्व्ड ऑन द पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो कि आपको पता है इनबॉक्स में नोटिस आ जाते हैं वो होगा। तो ये जो तरीके इंडिविजुअल पर्सन के लिए थे वही तरीके अब AOP के लिए, कंपनी के लिए और नॉन रिप्रेजेंटेटिव के लिए हैं। इसका सब सेक्शन 3 है वेयर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज डिजॉल्व। हाँ, अब ये बात है कि जब पहले तो था कि उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पहुंचा दिया जाए, लेकिन अब वो डिजॉल्व हो गई है, पर्सन डिजॉल्व हो गई है। एंड एनी नोटिस ऑर्डर आर रिक्वेजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द association may be served on any person who was the principal officer, a member of the association immediately before the dissolution। तो डिसोल्यूशन के पहले जो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर था उसको अब ये नोटिस पहुंचाना होगा, क्योंकि अब डिसॉल्व हो गई है और उसका ऑफिस नहीं रहा, जो प्रिंसिपल ऑफिस था उसको आपने पहुंचाना है। इसी तरह वेयर सेक्शन 117 अप्लाइज, any notice order requisition required to be served under this ordinance on the person discontinuing the business may be served on the person personally or any individual who was the person represented at the time of discontinuance। जब कोई डिसकॉन्टिन्यू कर रहा है, बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको सर्व करना है आफ्टर डिसकॉन्टिन्यू से पहले जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव था उसको ये दिया जाएगा। इसी तरह दी वैलिडिटी ऑफ एनी नोटिस, किसी भी नोटिस की जो वैलिडिटी है इशू अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर द वैलिडिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल नॉट कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन आफ्टर द रिटर्न टू विच द नोटिस relate has been furnished or notice has been otherwise compiled with। तो validity of the notice issued under this or the validity of any service of the notice under this ordinance shall not be called into question after the return to which the notice relates। के अगर उसकी validity पे ये है कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा जब वो रिटर्न हो गया है एंड फर्निश द नोटिस हैज़ बीन अदरवाइज टू कंपाइल्ड विद, तो उसको दोबारा फर्निश करें कि उसको पहुंचाएं, प्रॉपर मिलना चाहिए। तो ये सर्विस ऑफ नोटिस के रिलेटेड है जिस पे बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम्स रह जाती हैं कि प्रॉपर सर्व नहीं होता, सर्व ना होने की वजह से कोर्ट्स में वो केस जब जाता है तो वो कहते हैं जी हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, जो प्रिंसिपल है टैक्स पेयर का। इसी तरह टैक्स पेयर को पहुंचा दिया जाता है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव उसे देता नहीं है या वो इग्नोर कर देते हैं पहुंचे हुए को, तो फिर जब अकाउंट खाली होता है तो फिर कहते हैं जी हमें तो वो प्रॉपर मुझे इस पे करनी चाहिए थी पैरवी। तो ये अब आप लोग इसमें देख लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ला मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन है 219 टैक्स आर रिफंड टू बी कंप्यूटेड टू द नियरेस्ट रुपी। अब ये मेरा ख्याल है सेल टैक्स में भी बताया था। तो अब जो आपने कैलकुलेशन करनी होती है ना, वो कहते हैं जी नियरेस्ट रुपी में आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। उसको जो रुपीज़ जो 50 पैसाज है ना वो पैसों में नहीं करनी, आपने रुपीज़ पूरे में करनी है। अगर अमाउंट 50 पैसा से कम है तो आप उसको छोड़ दें, अगर 50 पैसा से ज़्यादा है तो फिर अगला रुपया जो है वो बढ़ा दें। जो 0.5 का वो इंक्रीज़ का रेट चलता है कि 50 पैसा से ज़्यादा है तो 20.50 अगर होगा तो आपने फिर ये है उसको 21 रुपीज़ कर देना है। अगर 20.10 है तो आपने फिर 20 ही रहने देना है। तो ये इस तरह से वो आपने फ्रैक्शन को करना है। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ द टैक्स रिफंड पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस फ्रैक्शन ऑफ द रुपीज़ लेस दैन 50 पैसा शैल बी disregarded and the fraction of the rupees equal to or exchange 50 पैसा shall be treated as 1 rupees।
50 या उससे ज़्यादा होगा तो उसको आपने 1 रुपीज़ ट्रीट करना है। सेक्शन है 220 रिसीट्स फॉर द अमाउंट पेड। ये एक CPR आपको मिलती है, जितने भी टैक्स जमा करवाते हैं उसकी एक CPR कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट जो होती है वो मिलेगी। तो उसके बारे में है, द कमिश्नर शैल गिव अ रिसीट्स फॉर एनी टैक्स आर अदर अमाउंट पेड रिकॉर्डेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो वो कमिश्नर जो है बाउंड है कि अगर कोई जमा करवाया तो उसकी रिसीट आएगी, तो वो CPR होती है। तो CPR बेसिकली ये जाती है गवर्नमेंट के ख़जाने में चला जाता है पैसा। ये बेसिकली बाज़ औक़ात कहते हैं जी FBR वाले खा गए, FBR के पास वो पैसा नहीं जा रहा होता। जो आप पेमेंट चलान जमा करवाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में जा रहा है। FBR का तो काम है सिर्फ कलेक्शन करना, तो वो कलेक्ट जो होती है वो होती गवर्नमेंट के ख़जाने में है, FBR के पास उसकी कलेक्शन नहीं जाती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 221 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब किसी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में कुछ गलतियां रह गईं, वो गलतियां जो हैं उसके लिए कमिश्नर को आप अप्लाई करते हैं कि सर ये इसमें कोई कॉमा ज़्यादा लग गया, इसमें पॉइंट जो है पॉइंट आगे चला गया और अमाउंट जो है लाख से 10 लाख बन गई, या कोई ऐसी उसमें पॉइंट रह गया कि कोई गलती है, तो कमिश्नर को अप्लाई करते हैं, उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाती है। वो सेक्शन 221 में होती है। या अगर कमिश्नर अपील ने कोई फ़ैसला किया, अपीलेट ट्रिब्यूनल में किया, तो उसमें रेक्टिफिकेशन की गुंजाइश है कि उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। तो ये बाज़ औक़ात गलती हो जाती है ऑफिसर से, और उसको आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए किया जा सकता है। द कमिश्नर अपील आर द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग अमेंड the order passed by him, rectify any mistake apparent from the record, his or his own motion or mistake brought to his or his notice by the taxpayer or the case of the commissioner appeal the appellate tribunal। यानी कि जो खुद वो फील करता है कमिश्नर अपील या appellate ट्रिब्यूनल, या कोई उसके नोटिस में लाता है, जैसे कि टैक्स पेयर नोटिस में लाता है, या फिर कमिश्नर अपील के नोटिस में अपीलेट ट्रिब्यूनल लाता है कि ये उसने गलती की है, तो उसकी वो जो है रेक्टिफिकेशन की जा सकती है और उसका अमेंडेड ऑर्डर पास किया जा सकता है कि उसमें अमेंडमेंट करके ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 221 इसके बारे में लॉ अलाउ करता है। इसी तरह सेक्शन 1A है, द कमिश्नर में बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग अमेंड एनी ऑर्डर पास under the repealed ordinance by the deputy commissioner or the income tax panel are defined in section 2 of the repealed ordinance, rectify any mistake apparent from the record or own motion or any mistakes brought to the notice by the taxpayer or otherwise the provision of subsection 2 of subsection 3 and subsection 4 apply like manner as these apply order under subsection 1। अब यह है कि जैसे कि सबसेक्शन 1 में हमने बात की, इसी तरह जो सबसेक्शन 1A है इसमें भी ऐसे है कि कोई अगर मिस्टेक हो गई है ऑर्डर में, इस ऑर्डिनेंस 2001 में या जो पिछला रिपील्ड ऑर्डिनेंस है 1979 का ऑर्डिनेंस है, उसमें किसी डिप्टी कमिश्नर ने किया या किसी ऑडिट पैनल ने कोई मिस्टेक्स की और उस मिस्टेक्स जो है वो कमिश्नर के नॉलेज में खुद आ गई या टैक्स पेयर ने लाई, तो उसका एक अमेंडेड ऑर्डर पास किया जाएगा और कमिश्नर उसको अमेंडेड ऑर्डर पास कर देगा। इसी तरह सबसेक्शन 2 है, नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 विच हैज़ द अफेक्ट ऑफ इंक्रीज एन असेसमेंट reducing or refund otherwise applying adversely taxpayer shall be made unless the taxpayer has been given the reasonable opportunity of being heard। तो ये देखें टैक्स पेयर को कितनी सहूलतें दी गई हैं कि अगर उसको कम करना है वो कमिश्नर खुद कर देगा, लेकिन अगर उसका टैक्स बढ़ रहा है तो उस वक्त तक वो टैक्स बढ़ाया नहीं जाएगा जब तक कि टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि आप आके सुने और सुनने के बाद उसको टैक्स बढ़ाया जाएगा। मैंने कहा उसको हेयरिंग का एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है हेयरिंग का मौका, तो आप भी असेसमेंट करते हुए ज़रूर हेयरिंग का मौका दें टैक्स पेयर को। इसी तरह सब सेक्शन 3 है, वेयर मिस्टेक्स अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमिश्नर और कमिश्नर अपील as the case may be and no order has been made subsection 1 before the expiration of financial year next following the date on which the mistakes are brought to their notice, the mistake shall be treated as rectified as has the provision of this ordinance shall affect accordingly। हाँ, अगर ऐसी चीज़ हुई कि कोई भी रिकॉर्ड में नहीं आ सका
कमिश्नर को नहीं रिकॉर्ड में आया या अपील के नहीं आया और पता नहीं चला और फाइनेंशियल ईयर गुजर गया, तो उसको अकॉर्डिंगली ही समझा जाएगा कि रेक्टिफाई हो गया है। नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 में बी मेड आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ब्रॉट टू बी रेक्टिफाइड। हाँ, अगर 5 साल गुजर गए हैं तो अब उस ऑर्डर की रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती, वो अब हो गया तो हो गया, 5 साल गुजर गए हैं जी। सब सेक्शन है 222 सेक्शन है 222 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। जो एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी काम के रिलेटेड एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है, जैसे कि अब ऑडिटर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं और उनके बारे में बताया गया है कि वो कितने होने चाहिए, 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज ये होगी, तो वो 222 के तहत अपॉइंट हो रहे हैं। द कमिश्नर में अपॉइंट एनी एक्सपर्ट एज द कमिश्नर कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट एंड वैल्यूएशन, कि किसी चीज़ की वैल्यूएशन के लिए या ऑडिट के लिए जब कमिश्नर फील करता है कि उसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वो एक्सपर्ट हायर कर लेता है, तो वो सेक्शन 222 के तहत होते हैं। द बोर्ड may also appoint as many auditors contractual basis or through the third party agreement as the case may be as deems fit for carrying out for the purpose of this ordinance। तो इसी तरह मेरे भी लेक्चर हुए हैं कि वो नए ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं एफबीआर ने कि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट पे कर सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जितने चाहे उतने वो अपना 2000 तक ऑडिटर अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो वो अब इस दफ़ा भी अपॉइंटमेंट हुई है, अभी उनके हो रही थी ट्रेनिंग हो रही थी जिसमें मैंने भी इनडायरेक्ट मेथड पे लेक्चर्स दिए थे। वो उम्मीद है कि मैं इधर भी लेक्चर दूंगा या अगर उसी की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं वो मेरे पास स्लाइड्स क्योंकि हैं तो इनडायरेक्ट मेथड का किसी वक्त आपको भी बताऊँगा कि एफबीआर जो है वो इनडायरेक्टली कैसे आपकी इनकम तक पहुंच सकता है, कि वो क्या तरीक़ेकार है, या वो उसमें वो हेल्पफुल होंगे एफबीआर के ऑफिसर्स के लिए और टैक्स पेयर्स को भी उसमें के लिए हेल्पफुल इस हवाले से होंगे कि आप जो है क्या लूप होल छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो आपको के इनकम तक पहुंचा जा सकता है। तो एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट टोटल नंबर ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी मोर देन 2000, तो 2000 से ज़्यादा वो ऑडिटर नहीं होने चाहिए, ये भी एक इसमें है पॉइंट। सेक्शन है 222A जिसमें है कि फ़ी एंड द सर्विस चार्जेस क्या होते हैं, तो इसके बारे में है द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज मे बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड सब्जेक्ट एंड सच कंडीशन लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन एज इट मे डीम्स फिट इम्पोज लेवी फी एंड सर्विस चार्जेस फॉर द वैल्यूएशन or in respect of any other services control mechanism provided by the formation under the control of the board including venture public private partnership as such rate as may be specified in notification, के बोर्ड जो होता है फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज की अप्रूवल के साथ लेवी कर सकता है फ़ी और चार्जेस फॉर किसी भी वैल्यूएशन के, किसी भी सर्विसेज के, कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए जो है ना एक फ़ी लगाई जा सकती है जो कि बोर्ड मिनिस्टर इंचार्ज की अप्रूवल से होगी। इसी तरह सबसेक्शन 2 है दी बोर्ड में ऑथोराइज एंड प्रिस्क्राइब द मैनर फॉर विच फ़ी सर्विसेज चार्ज एलोकेशन इंक्लूडिंग द वेंचर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंडर दिस सेक्शन आर एक्सपेंडेड, के वो किस तरह से उसको एक्सपेंड किया जा सकता है और के इसके रूल्स होंगे, किस रूल्स के तहत ये बनाई जाएगी। आगे आ गया अपीयरेंस ऑफ बाय द ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का मैंने लेक्चर खैर आपको पहले भी दिया है इसका एक, कि कौन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, तो इसमें सारी डिटेल है। सेक्शन तो खैर लंबा है, टाइम हमारे पास मेरा ख्याल है कम है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और कौन टैक्स पेयर की बिहाफ पे अपीयर हो सकता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि अभी जो आज हमने डिस्कस किया वो आप उसको बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अगर इसमें आप फील करते हैं कि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या और कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स, PRA का टैक्स या बाकी टैक्सेस के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको पता है आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं करने की कोशिश करता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ पर्सनल वजूहात और या जो प्रोफेशनल वजूहात की वजह से शायद कभी थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन सबका कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।